मोबाइल थोड़ा सा पीछे भाई, मोबाइल थोड़ा पीछे देखो यार। शुक्रिया ना आपको क्या हमें इस बात का भी एहसास है जो हम सब वहां उस इलाके में गए कि हालात ठीक नहीं है। लोग अपनी अपनी जगह जो है मायूस हैं, परेशान हैं। उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी और तकलीफ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जिस भी तरह हुकूमत की कारकर्दगी को तोड़ने का काम करें तो हुकूमत लोगों की उम्मीदों के बराबर जो है काम कर नहीं रही है। जहां हम गए डेवलपमेंट का हम थोड़ा सा सबूत देखना चाहते थे ग्राउंड पे। सोचा कहीं पे हमें नई सड़कें नजर आ जाएंगी, कहीं पे कोई नया पुल होगा, कहीं नया कोई अस्पताल खुला होगा, कहीं नया कोई स्कूल खुला होगा। लेकिन जो दिखा वो पुरानी हुकूमतों का, चाहे वो सड़कें हो, स्कूल हो, पुल हो, अस्पताल हो। अब हमें मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है। ये नहीं कहते लोग कि मेडिकल कॉलेज तो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब तब हेल्थ मिनिस्टर थे मरकज में, उन्होंने ये सैंक्शन किया, तब जाके इनकी मंजूरी हुई, फिर इनके प्रोजेक्ट बने। हाँ, सही बात है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद टाइम लगता है, लेकिन दिया हुआ इनका नहीं। इसी तरह सड़कों के जो काम वहां पे अगर इक्का दुक्का कहीं दिखा, कोई नया नहीं। नौजवान जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उन्हें तो कहा गया था कि उनके रोजगार में रुकावट हम लोग बने हुए हैं। जगह जगह ये कहा गया था कि बस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो यहाँ तरक्की होने नहीं देते, जो रोजगार यहाँ आने नहीं देते, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होने नहीं देते। और अगर आप इन लोगों से छुटकारा हासिल करो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे तो हुकूमत छोड़े हुए कितने साल हो गए। 2015 जनवरी में मैंने अपना इस्तीफा इलेक्शन के बाद गवर्नर साहब को सौंपा। तो हो गया 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, आज 7 साल हो गए। अगर हम लोग रुकावट थे तो आप लोगों ने क्या किया? कहां है वो रोजगार के ऑर्डर? ये जम्मू शहर के आसपास 2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे और कहेंगे ना देखो हम तो तूफान कर रहे हैं। क्योंकि लगातार आज 8वां दिन है जब से मैं जम्मू सूबे के दौरे पे निकला हूँ, और वैसे कुछ खास अब रहा नहीं कहने के लिए। लेकिन रतनलाल जी चाहते थे कि क्योंकि यहाँ मीडिया के दफ्तर का हमें इनॉग्रेशन करना था, तो उसमें साथ साथ में साथियों से थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, तो मैं इनकी बात को ना कर नहीं सकता हूँ। तो इसी बहाने आप सबों से मुलाकात का मौका मिला है। नहीं हाँ, तो अब पीछे कर लो ना। ये खिते पीर पंचाल का जो मेरा दौरा रहा, ये जम्मू सूबे का मेरा दूसरा दौरा है पिछले 6-8 महीनों में। इससे पहले सर्दियों में रतनलाल जी के साथ हमने चिनाब का दौरा किया था। वहाँ के असेंबली हल्के जो हमारे हैं, वो तो डिलिमिटेशन के रिपोर्ट से पहले का जो था, वहाँ पे हमने अपना टूर किया।
और अब ये पिछला हफ्ता जो हमारा रहा, इस दौरान पीर पंचाल की जो अब 8 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, 5 राजौरी की और 3 पुंछ की, वहां का दौरा करके आया हूं और अपनी जगह मुतमईन हूं कि तंजीम में जो है रतनलाल जी और उनके साथी तंजीम का अच्छा खासा वहां पे ख्याल रख रहे हैं। कुछ इलाकों में हमें जहां कमजोरी नजर आ रही थी पिछले दौरों के बाद, उन इलाकों में अब आहिस्ता आहिस्ता तंजीम की हालत जो है बेहतर होते हुए नजर आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हमने वहाँ पे हालात ठीक किए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक। अब पहले तो ऐसे इलाके थे जहाँ जलसा हमसे होता नहीं था, वहाँ हम करते तो ऐलान जलसे का थे, लेकिन वहाँ पे फिर बंद कमरों में 50-60, अगर हालात बहुत ही अच्छा ही रहे तो 100 वर्करों से मुलाकात हो जाती थी, उससे ज़्यादा नहीं। इस बार पहली मर्तबा है कि हमें बंद कमरे में कहीं प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं रही। हमने जहां जलसे का ऐलान किया था वहां जलसा हुआ और बहुत अच्छे जलसे हुए, जिसके लिए मैं रतनलाल जी आपका और आपके साथियों का शुक्रगुजार हूं। लेकिन जहां पे हम इस बात से मुतमईन हैं कि तंजीम का प्रोग्राम वहां अच्छा रहा। इलेक्शन क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपका दूसरा सवाल, का जो इशू बना है तो जाहिर सी बात है, हालांकि जहां तक मुझे याद है अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं कि ना इस पानी के रंग का हालात पे क्या असर पड़ेगा, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कश्मीर में नॉर्मल 125 फ्लाइटें डेली जा रही है, स्टोन बेल्टिंग ज़ीरो हो चुकी है। नहीं, क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में, और नहीं, अब 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर उनको इन हालात में नॉर्मल सी नज़र आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो, या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो, या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मैं टूरिज़्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहाँ से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले, पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना। आप वो जहाज के बस शुक्रिया। बस लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए, तो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया ना। मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मज़हब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए।
हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। वो इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा नहीं ना, कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्न हॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उन पे ऊपर जो टारगेटेड हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना होगा। तमाम पार्टी जो है उसका विरोध कर रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी की ये रिपोर्ट है। 6 सीटें जम्मू संभाग में, 1 सीट कश्मीर में, सिर्फ इस वजह से इसका नहीं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतज़ार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते। लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फ़ैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा। लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज़्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? ज़िलों में इन्होंने इस तरह फ़र्क किया और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जब हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात के बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है।